हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो आज इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि जो भी हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट बहुत टाइप्स के होते हैं, बट उससे पहले हमें समझना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। मार्केट एक प्लेस होती है, ठीक है, जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं। एक होती है, ये हो गया आपका मार्केट। यहाँ दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर जो कि सामान खरीदता है और प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, और सेलर है जो कि प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, तो बायर पेज द प्राइस एंड सेलर गेट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अर्न करता है वो पैसा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, जब भी आप मार्केट के बारे में आपको कोई पूछे मार्केट क्या है, सो इट इज अ प्लेस वेयर द परचेजिंग transactions टेक्स प्लेस बिटवीन बायर एंड अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तीन चीजें, दो चीजें होती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और वो प्राइस वो होती है जो कि इनकी बार्गेनिंग प्राइस होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, मार्केट इज द मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इज टू सेल देम टू द कंज्यूमर, जो कि डिमांड करते हैं। दूसरी चीज होती है कि एक इकोनॉमी का हार्ट एंड सोल है मार्केट। अगर मार्केट नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स जो भी अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें वो बेच नहीं पाएंगे, कंज्यूमर्स उन्हें खरीद नहीं पाएंगे। और अगर कभी भी ये साइकिल नहीं होगी कि मार्केट नहीं होगा आपका, तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब बायर कभी भी कोई भी चीज खरीदता है तो उसको भी कहीं से इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, बायर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, तो उसको भी सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से वो कोई अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एयर कंडीशनर खरीद रहा है, ठीक है, एसी खरीद रहा है। वो एसी तो उसने इसको पैसे दिए, एसी वाले को, सेलर को। तो अब नाउ द सेलर विल हैव द मनी, अब वो सेलर वो अपनी नीड्स को पूरी करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब तक मनी फ्लो नहीं होगा, ठीक है, इन अ सर्कुलर फॉर्म, तब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। इसलिए मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ फीचर्स हैं मार्केट के। ये बहुत थ्योरेटिकल चीज है, आगे हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि अब मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँ। पहली चीज है बायर एंड सेलर। दो पार्टीज है, मैंने आपको बताया, बायर जो कि सामान खरीदेगा, सेलर जो कि सामान बेचेगा। एक एरिया होता है, मार्केट हमेशा एक एरिया में होता है, एक जगह होता है। कभी कभी मार्केट ऑनलाइन मार्केट भी होता है। तो आज आजकल ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई प्लेस हो, बट एक फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है, एग्जाम्पल दे सकते हैं अमेजोन का। ठीक है, मार्केट प्लेस है हमेशा। दूसरी चीज, तीसरी चीज कमोडिटी, बिना प्रोडक्ट के आप कोई चीज खरीद नहीं सकते। फोर्थ चीज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन कैसे कि कोई भी एक मार्केट है, अगर कोई भी एक सेलर है, अगर वो अपना प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का बेच रहा है, और दूसरी जगह कोई सेलर आया और उसने उसको सस्ता बेचने लगा, तो उसके सारे के सारे जो भी कस्टमर्स है इधर चले जाएंगे, सस्ते वाले सेलर के पास। तो इसलिए कंपटीशन भी बहुत रहता है, और इस वजह से लोग अपनी प्राइस वॉर में जाते हैं। प्राइस वॉर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आगे हम पढ़ेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी ट्रांजेक्शन। विदाउट पेइंग द मनी आप कुछ भी चीज खरीद नहीं सकते। लास्ट जो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग में, ओनरशिप। ओनरशिप कभी भी आपको किसी चीज की तब मिलती है जब आप पेमेंट कर देते हो। ठीक है, आपको पेमेंट फुल में करना पड़ता है। जब तक आप पूरा पेमेंट फुल नहीं करोगे आपको बिल नहीं मिलेगा, और बिल मिलता है जैसे ही आपको, आप उसके ओनर बन जाते हो। तो ओनरशिप आपको कब आती है? जब आप अपना सेलर को फुल पेमेंट कर देते हो। अब बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं जो कि नंबर ऑफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, कुछ डिपेंड करता है कंपटीशन पे कि कंपटीशन कैसा है आपका मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है। कुछ आपके कितने प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। तो बहुत तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका किस मार्केट में आप जा सकते हो। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप दो टाइप के मार्केट्स को के बारे में पढ़ोगे।
तो आपके दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। सबसे पहला तो आपका होता है परफेक्ट मार्केट एंड सेकंड होता है इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होता है, सबसे इजीली आप एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है सैमसंग का, ठीक है। अब मोबाइल में कुछ फीचर्स होते हैं। अगर कह दिया जाए कि पूरे के पूरे मार्केट में एक फोन है जो कि है सैमसंग की तरह, सैमसंग है, उसका कलर वाइट है, 256 GB में मिलता है और डुअल कैमरा है, ये उसके फीचर्स होंगे। और पूरे के पूरे मार्केट में सिर्फ इसी तरीके का एक फोन मिलता है सैमसंग का, वो भी बस आप ये समझ लो कि बिल्कुल एक ही फैक्ट्री से सारे के सारे फोन आ गए और सारे सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो वो एग्जाम्पल होता है परफेक्ट कंपटीशन का, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज नहीं होता कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस मोबाइल की कीमत अगर 50,000 रुपये है और सेम मोबाइल अगर किसी बंदे को दूसरे सेलर 45,000 में दे देगा, तो ऑब्वियसली वो उधर और जहां उसको सस्ता मिल रहा होगा उस सेलर के पास जाएगा। इसलिए जो सेलर्स होते हैं वो कोई प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कम प्राइस पे देंगे तो उनका लॉस ही होगा, क्योंकि उसकी प्राइस असलियत में 50,000 है और सारे के सारे सेलर्स उसको 50,000 रुपये में ही सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमेशा ये रहता है कि आपका जो परफेक्ट मार्केट है उसमें एक ही तरीके का प्रोडक्ट होगा, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सारे सेलर्स के पास एक जैसा प्रोडक्ट होगा, इसलिए कोई भी प्राइस कंपटीशन नहीं होगा। इस तरीके का जो मार्केट होता है वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ये टाइप ऑफ इल्यूजन है, ठीक है। सेकेंड होता है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट थ्री टाइप्स के होते हैं। मोनोपोली, अभी इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोपोली में जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, तो बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। अगर एक सेलर होगा और ये बहुत सारे बायर्स होंगे तो सेलर अपनी मन मर्जी के प्राइजेस चार्ज करेगा, इसलिए उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। उसको अगर उसको पता है कि वो ही किंग है अपने मार्केट का, और अगर वो 10,000 का सामान 15,000 में भी बेचेगा तो बायर को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बायर जाएगा कहाँ, क्योंकि सेलर तो एक ही है। दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी होते हैं, बट एक फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। जैसे सैमसंग का जो मैंने फोन बताया था, उस फोन में आपको व्हाइट की जगह ये लिख रही हूँ मैं डिफरेंशिएशन, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि सैमसंग का फोन है आपका, ठीक है, अब वो आपको व्हाइट की जगह ब्लैक में मिल जाए, आपको चाहिए यार मुझे ब्लैक में चाहिए, या आप कहो कि नहीं मुझे मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए, तो 1 TB का मिल जाएगा, ठीक है, आपको फोन हम दे देंगे। तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा कि हल्का सा प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, उसकी वजह से क्या होगा, जो सेलर होगा वो अपना मन का प्रोडक्ट बायर को दे सकता है, बायर अपना मन का प्रोडक्ट खरीद सकता है, और सेलर भी क्या कर सकता है कि उसको पता है कि उसको ब्लैक कलर का चाहिए, 1 TB का चाहिए, तो वो उसमें प्राइस में भी हेर फेर कर सकता है। अगर उसको पता है कि 50,000 का फोन है, मैं इसको 55 का भी दूंगा, लेना उसको ब्लैक ही है, 1 TB का लेना है, तो मैं अपने डिफरेंशिएशन का क्यों ना फायदा उठाऊं और ज्यादा प्राइस में उसको बेच दूं। अच्छा, ओलिगोपोली का, ओलिगोपोली एक वो होता है जिसमें कि मार्केट होता है जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं, बायर्स ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 सेलर्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्टल। कार्टल क्या होता है, एक एक ग्रुप होता है जिसमें लोग जो होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो एक अपना कार्टल बना लेते हैं। मतलब और वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम हमको क्या क्या प्राइजेस, किस प्राइस पे अपना कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। तो अगर वो ये कहते हैं कि हमारा 500 रुपए का हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप दूसरे सेलर्स को चेंज ना करें, क्योंकि उनका एक कार्टल होता है, उनका ग्रुप होता है, अगर एक चेंज करता है तो दूसरा भी चेंज करता है। तो ये थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जब से डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा एट अ ग्लांस एक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे आगे चलते हैं। चलिए परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। पहला हमारा परफेक्ट कंपटीशन है परफेक्ट मार्केट में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा होता है जहाँ की, ये कुछ इसके फीचर्स हैं, जहाँ की लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होंगे, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट देंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या था, सैमसंग व्हाइट कलर का
256 GB। यही आपको हर सेलर के पास मिलेगा, किसी के पास कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वो 50,000 रुपए का फोन है तो वो आपको मात्र 50,000 रुपए में ही मिलेगा, उससे ज्यादा आप या कम में नहीं खरीद सकते। ठीक है ना, वो आपको ज्यादा में बेच सकता है, क्योंकि आप दूसरे के पास चले जाओगे, आपको पता है 50,000 ही मार्केट का रेट है। तो ये सबसे पहला फीचर है कि बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। नेट में आता है कि प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर है। तो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट है। एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्रोडक्ट है 50,000 रुपीज का, जो कि सैमसंग का है। एक ही जैसे फीचर्स हैं, तो ये प्राइस कैसे डिसाइड हुई, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इंडस्ट्री, सेकेंड थिंग इज फर्म। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इंडस्ट्री क्या होती है, फर्म क्या होती है। फर्म एक यूनिट होती है, और जितनी भी फर्म्स कलेक्टिव होती है उनको इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री क्या है, कलेक्शन ऑफ फर्म, और फर्म क्या है, एक यूनिट है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की, तो उसमें सारी आईटी कंपनीज आती हैं, सारी आईटी फर्म्स आती हैं। और इंडस्ट्री को क्या होगी, पूरी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है। एक बैंकिंग इंडस्ट्री कहते हैं, बैंकिंग फर्म नहीं कहते हैं, मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, दो चीजें यूज होती हैं कि आपका डिमांड और सप्लाई कितना है। जैसे अगर सप्लाई कर होता है हमेशा अपवर्ड, और मैंने जैसे आपको बताया था डाउनवर्ड कर्व होता है डिमांड का। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ हम लेते हैं प्राइस। ठीक है। ये किसका कर्व है, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइस मेक करता है, तो प्राइस मेकर होता है। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नेट में भी आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर कौन होता है। तो सब उस टाइम सब ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं। तो इंडस्ट्री क्या करती है, समझिए आप, इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस मेक करता है। और जब वो इंडस्ट्री ने प्राइस मेक कर लिया, तो सारी की सारी फर्म्स वो प्राइस को डिसाइड कर लेती हैं और उस प्राइस पे वो बेचती हैं। तो जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि 50,000 प्राइस होना चाहिए था इस वाले प्रोडक्ट का, तो क्या करेंगे, वो 50,000 कौन एक्सेप्ट कर लेगा, फर्म, और वो हर प्रोडक्ट अपना मतलब जो भी सेलर है अपने प्रोडक्ट 50,000 का बेचेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। क्या होता है, जैसे प्रॉफिट कंपटीशन में सेलर को तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह से बायर नहीं लेगा तो दूसरी जगह से ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक ही तरीके का फोन मिलेगा, एक ही रेट पे मिलेगा 50,000 रुपए में। तो सेलर को पता है कि दूसरा कोई अर्न नहीं कर सकता, उसको कोई डेंजर नहीं है। तो जब उसको कोई डेंजर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो कोई भी आके एंट्री कर देगा। कोई भी सेलर नया आ जाएगा, वो भी आके वो इस 50,000 रुपये को बेच रहा है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा प्रोडक्ट में और दूसरे सेलर्स गेन करने लगेंगे, तब तब उन्हें लगेगा कि हम किसी नई की एंट्री ना होने दें, तब वो ब्लॉक करते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक में होता है। ठीक है। परफेक्ट नॉलेज क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है, कोई भी चेंज नहीं है प्रोडक्ट की प्राइस में, सारे फीचर सेम है। तो आपको भी परफेक्ट नॉलेज है, बायर को भी और सेलर को भी। परफेक्ट मोबिलिटी है। परफेक्ट मोबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परफेक्टली मोबिल है, इधर से उधर जा सकते हैं विदाउट एनी लीगल और मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि इनकी प्राइस यूनिफॉर्म रहती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका कॉस्ट में हमेशा आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होता है, आने जाने का जो भी उसका लोडिंग है, और जहां से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिंग कॉस्ट हमेशा इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये इंडस्ट्री का जो मैंने आपको बताया। तो इसकी वजह से इसकी मोबिलिटी परफेक्ट रहती है। सेलिंग कॉस्ट कोई कोई है नहीं। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, मुझे अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैं खूब एडवर्टाइज करूंगी। लेकिन जब सेम ही प्रोडक्ट सबके पास है, तो मुझे क्या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, मुझे कोई रिस्क ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसके फीचर्स थोड़े आ, ऐसे होते हैं कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये वाला कंपटीशन जो है वो मार्केट में काम नहीं करता। देखिए, ये मैं सेम मैंने ग्राफ अभी बनाया। ये डिमांड, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने, इंडस्ट्री ने एक प्राइस डिसाइड कर ली, वो प्राइस हमारी फर्म ने ले ली, और ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब सेकेंड हम आते हैं मोनोपोली। अब आते हैं मोनोपोली में। मोनोपोली में तो एक ही राजा है, एक ही सेलर है, वन सेलर एंड सो मेनी बायर्स। तो जब राजा एक है तो उसका पूरा इलाका है। तो सिंगल सेलर होता है, अपने आप अपनी प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस मेकर भी होता है।
कोई नया बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि उसने इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स लगा रखे होते हैं कि कोई एंट्री नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा उसने जो उसका जो एंटरिंग का मार्केट का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करें, रेलवेज है। रेलवेज हमारा मोनोपोली है। आपने देखा होगा एक रेलवेज ही है जो अभी तक प्राइवेट में नहीं गया है, बाकी सारे सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, वो संभालें मैनेजमेंट को, लेकिन रेलवेज नहीं गया है। तो रेलवेज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। एक ही हमारा गवर्नमेंट चला रही है, तो एंट्री इतनी आराम से हो नहीं सकती, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, और सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी भी मार्केट में एक सेलर है तो उसके पास अपने तरीके का, उसने अपना फर्म है, वो अपने तरीके का अपना एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बेच रहा है। लेकिन अगर कहीं भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आ जाएगा, कोई भी अलग सा प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये दूसरी फर्म है कोई बना रही है, बट ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक सेलर बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि जब बायर को पता है कि ये एक ही सेलर है, इससे नहीं अगर मैंने परचेज किया तो मैं किधर से परचेज करूंगा। अगर उसको इमरजेंसी है और उसको एसी खरीदना है, तो अगर वो किसी एक कोई फॉर एग्जांपल कोई एक खरीदार, एक बायर गया, उसको उसने 1 लाख रुपए का एसी दिया, ठीक है, तो और उसी तरी समय दूसरा सेलर, दूसरा बायर आ गया, उसने कहा भाई मुझे भी दे दो एसी। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें 1,10,000 रुपए का दूंगा। तो उस टाइम वो बार्गेन भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है लेना इसी से, एक ही मेरा सेलर है। तो जब एक सेलर होता है तो वो अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है। वो किसी को क्या पता 90,000 रुपए में दे दे, क्या पता किसी को फ्री में दे दे, उसकी अपनी मर्जी, क्योंकि वो राजा है। और दूसरा बंदा से इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो जाएगा कहाँ लेने। तो इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मोनोपोली में, आई थिंक मोनोपोली में ही रहेगा। क्योंकि और जगह आपको अगर सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे, और जगह आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप आराम से जा सकते हो। जो आपको सिर्फ एक ही अगर जगह से आपको सामान मिल रहा है, तो आपको जाना थक हार के उसी के पास ही होगा, इसलिए आप बार्गेन भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक वो होता है, जार्गन। जार्गन क्या बोल सकते हो आप, उसको बोल सकते हो, एक वर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ा था, मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल दूंगी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, टी और कॉफी, ठीक है। तो अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ती है, अगर फॉर एग्जाम्पल चाय की प्राइसेस बढ़ गई, तो कॉफी के को लोग कॉफी ज्यादा खरीदने लगेंगे, क्योंकि उनको प्राइस चाय की ज्यादा लगेगी। उसी तरीके से अगर उनको लगे कि यार प्राइस ऑफ टी तो कम हो रही है, कीमत कम हो रही है चाय की, तो कॉफी की डिमांड वो कम कर देंगे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन से एक मार्केट आता है मोनोपोलिस्टिक का। ऐसी जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो के पार्ट में, कि मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। सैमसंग आपको व्हाइट की जगह ब्लैक दे दूंगा मैं, ज्यादा मेमोरी का दे दूंगा, और अच्छे फीचर्स दे दूंगा, स्क्रीन बड़ी दे दूंगा, तो वो क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे। और उस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की वजह से सब्स्टिट्यूशन पावर ज्यादा होती है। जहां आपको पता चल गया कि मुझे सब्स्टिट्यूशन पावर मिल गई, मैं यहाँ नहीं तो दूसरी जगह जाके सामान ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो वहीं मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हूँ। और वहीं पे सेलर को एडवांटेज मिल जाएगा कि नहीं, अब मैं ज्यादा प्राइस ले सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अलग तरीके का प्रोडक्ट दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मुझे व्हाइट ही सैमसंग चाहिए या मुझे ब्लैक ही चाहिए, और एक उसी सेलर के पास है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेलर मुझसे ज्यादा भी चार्ज कर सकता है। तो जैसे कि ये रेस्टोरेंट्स हैं, अगर जैसे हम जाते हैं कभी भी रेस्टोरेंट में, हम कहते हैं अरे यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है, चलो दूसरे पे चले जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है, अगर किसी आप गाँव में जाओ, वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है, तो खाना वहीं पड़ेगा चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप कहीं भी खा सकते हो। इसलिए मोनोपोलिस्टिक यही है, जहां आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, वहां अच्छा, उसके वजह से क्या होता है, बायर के पास भी बार्गेनिंग पावर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बायर भी कहेगा कि नहीं यार, मैं यहाँ नहीं दूसरी जगह खाऊंगा, तो सेलर भी बोलेगा "अरे, अच्छा ठीक है, हमसे ले लो, हम थोड़ा कम में लगा देंगे"। तो मोनोपोलिस्टिक एक रियलिस्टिक मार्केट है। यही मार्केट आपके यहाँ भी होता है। आप शॉपिंग करने जाओगे, अगर आपको कोई भी सामान महंगा देगा, आप दूसरे पे चले जाओगे, नहीं हमें तुमसे नहीं लेना। तो यही असली रियलिस्टिक जो मार्केट है, वो मोनोपोलिस्टिक ये जो हमेशा हर दिन चलता है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेट में आता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, कि जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए,
टूथपेस्ट का ब्रांड है, आपको टूथपेस्ट का ये दूसरा ब्रांड लेना है, दूसरा ब्रांड ले लो। उसमें दूसरी, अगर आपको प्रोडक्ट मिक्स है, अगर उसमें आपको कोई और टूथपेस्ट का वेरिएंट लेना है, फ्लेवर लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स होंगे, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं उसको थोड़ा एडवर्टाइज करूं। अगर मेरे पास कोई अलग तरीके का फोन आ गया है मार्केट में और मेरे पास ही है वो बस, तो मैं उसे प्रमोट करूंगी। या मैंने कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और वो किसी के पास नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे प्रोडक्ट से, उसका शेप अलग है या उसका साइज अलग है या उसके कुछ फीचर्स अलग है, तो उसमें मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो सेलिंग कॉस्ट लगती है। तो सेलिंग कॉस्ट सिर्फ किस में अभी तक हमारे हमने पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही सेलिंग कॉस्ट लगती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है जैसे नेट और जेआरएफ में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने एमसीक्यू पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब आपको नहीं, आप नहीं कोई क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है। जेआरएफ का आपको क्लियर करना है तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं कि सेलिंग कॉस्ट किस में लगेगी। आप रट के जाओगे, मगअप करके जाओगे तो मजा नहीं आएगा। आपको दिमाग लगाना है। मोनोपोली में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक सेलर है। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे प्रोडक्ट है। तो किस में पड़ेगी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई मेरा अलग प्रोडक्ट है, मैं अपना अलग बेचूंगा, तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन है। नेचर ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व क्या होता है? इसका थोड़ा इलास्टिक होता है। अच्छा, अब इलास्टिक क्या है? जहां, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, जहां आपका सब्सटीट्यूशन अवेलेबल होगा वहाँ इलास्टिसिटी हाई होती है। जहाँ सब्सटीट्यूशन अवेलेबल नहीं होता वहाँ इलास्टिसिटी लो होती है। तो जब हम कभी भी ये बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक है, इसका मतलब उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, तो वो होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। और इलास्टिसिटी की वजह से जो इसका जो कर्व होता है इलास्टिसिटी में, अगर हाई इलास्टिसिटी होती है तो वो स्टीपर नहीं होगा, फ्लैटर होता है। याद रखना, फ्लैटर होगा अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, और अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो ये थोड़ा स्टीपर होता है। तो अगर आपकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इलास्टिसिटी थोड़ी कम है, तो स्टीपर होगा, और फ्लैटर होगा इलास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा, मतलब सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्योंकि लोग ओलिगोपोली नहीं पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक पढ़ के चले जाएंगे, मोनोपोली पढ़ के चले जाएंगे, बट जो ओलिगोपोली है उसका क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली क्या होता है। मैंने आपको पहले अपने पार्ट की वीडियो में बताया था कि ओलिगोपोली एक छोटा सा ग्रुप होता है कुछ सेलर्स का, जिनमें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कंपटीशन अमंग द फ्यू, एक कार्टेल होता है ग्रुप का, जो कि एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। प्राइस इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, कार है, एयरलाइंस है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फीचर है कि इंटर डिपेंडेंस होता है। इंटर डिपेंडेंस क्या होता है? जैसे कि अगर इसमें एक एग्जांपल दे रखा है बेवरेजेस का। ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो जैसे पेप्सी और कोको कोला होती है, थम्स अप होती है, ये सारे एक तरीके के ही फ्लेवर होता है। तो लेकिन कुछ लोग प्रिफर करते हैं, मतलब हल्का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर किसी को कोको कोला पसंद है, किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को थम्स अप का टेस्ट पसंद है, लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो ये कोई डिफरेंस नहीं देखता। अगर मुझे पेप्सी पसंद है, ठीक है, और मुझे अभी वो 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है, और उसी जगह मुझे कोका कोला भी 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है, तो मैं पेप्सी खरीदूंगी क्योंकि मुझे पेप्सी पसंद है। लेकिन जहाँ पेप्सी की प्राइस 15 रुपए हो गई, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी यार मैं कोका कोला ही खरीद लूं। तो ये होता है कभी भी प्राइस का इफेक्ट। ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए कि अगर पेप्सी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए या कम कर दिए, तो कोका कोला भी उस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इतना डिफरेंस नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, तो लोग लॉयल नहीं होंगे, वो दूसरे पे चले जाएंगे। ठीक है। इसीलिए क्या रहता है कि अगर कोका कोला ने अगर पेप्सी ने 15 करी, तो कोका कोला सोचेगा कि यार मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ। तो कोका कोला भी क्या करेगा, 15 पे आने की कोशिश करेगा। तो वो एकदम से नहीं आ पाएगा, क्योंकि एकदम से आप अपने प्राइस चेंज नहीं कर सकते। एक स्ट्रैटेजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट मिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो मार्केटिंग की जो मिक्स होता है उसमें प्रोडक्ट प्लेस, प्राइसिंग एंड पैकेजिंग। तो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो प्राइस क्या होती है कि आपने जैसे आप उसको रिड्यूस कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये इनडिटर्मिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, इसलिए आपका कभी भी ओलिगोपोली में डिमांड कर्व
नहीं बना सकते। आपको ये हमेशा याद रखना है क्वेश्चन को कि कौन से कंपटीशन में, मार्केट फॉर्म में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब आप बना ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ओलिगोपोली में होता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस होता है। अगर एक फर्म प्राइस कम कर रही है, दूसरी कम कर रही है, फिर उसको फिर से वो उसको और कम करेगी, फिर वो और कम करेगी, इस तरीके से सारी फर्म्स लड़ती रहेंगी और कभी भी आपका डिमांड कर्व नहीं बन पाएगा। उसी वजह से एक दूसरे का अपना प्रोडक्ट को उनको कंपटीशन देना होता है, सेल करना होता है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है। ग्रुप बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जब वो दूसरा उसको प्राइस को रिड्यूस करेगा तो दूसरी कम सेलर भी करने लगता है। इसी वजह से उन्होंने अपना कार्टेल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं कि भाई तुम भी कम नहीं करोगे, मैं भी कम नहीं करूंगा, हम लोग एक दूसरे से पीसफुली अपना काम करेंगे। तो उससे क्या आता है? आपका प्राइस रिजिडिटी। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना सुकून में रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये प्राइस वॉर हम क्यों करें, क्योंकि ये प्राइस वॉर हो रहा है। पेप्सी कम कर रहा है, फिर कोको कोला कर रहा है, तो उस प्राइस वॉर को खत्म करने के लिए दोनों पीस में, सारी पार्टीज पीस में आ जाती हैं, एक कार्टेल बना लेती हैं कि नहीं, कोई भी हम लोग कम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे, एक कम करेगा तो दूसरा भी कम करेगा। सो ये ओलिगोपोली आपको समझना चाहिए, इसमें इंटरडिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंट डिमांड पर होता है। तो जो कार्टेल का पार्ट बन जाते हैं वो तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली में आते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ओपीईसी का। ये है ओपीईसी, या ओ नहीं लिखा हुआ है, ओपीईसी है ये। ओपीईसी क्या है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ज्यादातर ये जो सऊदी वगैरह की कंट्रीज हैं, इसमें ये हैं जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, वो उन्होंने कार्टेल बना रखा है, अपना कोल्यूसिव ओलिगोपोली बना रखी है, ग्रुप बना रखा है कि हम एक दूसरे की जो हमारा प्राइसिंग पॉलिसी और आउटपुट पॉलिसी है, कितना हम एक्सपोर्ट करेंगे पेट्रोल या क्या प्राइस रहेगी, वो हम अपना सेम रखेंगे, हम एक दूसरे से चेंज नहीं करेंगे। तो वो लोग मिल के काम करते हैं, तो वो कोल्यूसिव वो लोग होती है। लेकिन जहां पे ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें अपना 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 ही देखना है, हम अपना करेंगे, आप अपना प्राइस करो, उसे कहते हैं नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अब आपको याद रखना है, जब लोग मिल बांट के काम करेंगे तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? वो प्रॉफिट्स जो कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं, आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो। लेकिन जहां आप लोग मिल बांट के काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वहां आप एक दूसरे का प्रॉफिट नहीं देख पाओगे। तो इसलिए सारी फर्म्स यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है, तो कोलिजिव ओलिगोपोली ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। सो ये दो टाइप्स की ओलिगोपोली